आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएन ने कब रंगभेद नीति की समापन की घोषणा की? तो यूएन ने रंगभेद नीति की समापन की घोषणा कब की? तो ऑप्शन ए में है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1902 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1903 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1904 ईस्वी में। तो यूएन ने कब रंगभेद नीति की समापन की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1904 ईस्वी में यूएन ने रंगभेद नीति की समापन की घोषणा की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1904 ईस्वी में रंगभेद नीति की समाप्त की घोषणा कब की थी यूएन ने? तो 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है 14 सितंबर, ऑप्शन बी में है 15 सितंबर, ऑप्शन सी में 16 सितंबर, ऑप्शन डी में 17 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 सितंबर, जो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो क्वेश्चन है कि किस तिथि को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो ऑप्शन ए में है 21 मार्च, ऑप्शन बी में है 22 जून, ऑप्शन सी में है 22 दिसंबर, ऑप्शन डी में है 21 सितंबर। तो दक्षिणी ध्रुव के सूर्य जब झुका होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कब पड़ती है सीधी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य को झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 दिसंबर को सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है? तो यह निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक झील है जो विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है? तो ऑप्शन ए में है वुलर झील, ऑप्शन बी में चिल्का झील, ऑप्शन सी में कुलोएरू झील, ऑप्शन डी में डल झील। तो कौन सी एक विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है झील? इनमें से कौन सी झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वुलर झील, जो विवर्तनिक गतिविधि द्वारा वुलर झील निर्मित हुई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वुलर झील, जो विवर्तनिक गतिविधि द्वारा निर्मित हुई है, वुलर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कि अंत है, टाइपिंग टीम के द्वारा मिस्टेक हो गया है। अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ की स्थिति में मौसमी परिवर्तन प्रभावित करता है। तो अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ITCZ की स्थिति के मौसमी परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए में है कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को, ऑप्शन बी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शुष्क वर्षा को,
ऑप्शन सी में है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं को, ऑप्शन डी में पर्वतीय क्षेत्रों में हिम विगलन को। तो अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ITZ की स्थिति में मौसमी परिवर्तन को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कई भूमध्य रेखीय देशों में वर्षा को प्रभावित करता है। अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मौसमी परिवर्तन को प्रभावित करता है। कई भूमि मध्य रेखीय देशों में वर्षा को प्रभावित करता है ITZ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलता है। तो पृथ्वी के वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलता है। तो ऑप्शन ए में अक्षांश के अनुसार, ऑप्शन बी में देशांतर के अनुसार, ऑप्शन सी में ऊंचाई के अनुसार, या ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृथ्वी के वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलता है। तो किसके कारण सौर ऊर्जा की मात्रा बदलता है? पृथ्वी की वक्रता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्षांश के अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अक्षांश के अनुसार जो पृथ्वी की वक्रता के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा बदलता है, अक्षांश के अनुसार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? तो इसमें से सबसे छोटी कौन सी छोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? तो इसमें से चुनना है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो ऑप्शन ए में अनाईमुडी, ऑप्शन बी में दूधा बेटा, ऑप्शन सी में मिसापुलिमाला, ऑप्शन डी में महेंद्रगिरी। तो इनमें से कौन सी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महेंद्रगिरी जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये पूर्वी घाट की है, बाकी तीनों पश्चिमी घाट की है। अनाईमुडी, डोडा बेटा और मिसापुलिमाला ये तीनों पश्चिमी घाट की है, और महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में मॉरिटानिया, ऑप्शन बी में बहामास, ऑप्शन सी में सऊदी अरब, या ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्क रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो मॉरिटानिया से भी गुजरती है, बहामास से भी गुजरती है, सऊदी अरब से गुजरती है। तो उपरोक्त इस सब भी से गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होना चाहिए। टाइपिंग उपरोक्त में से सभी से गुजरती है, उपरोक्त सभी से गुजरती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सभी से कर्क रेखा गुजरती है, मॉरिटानिया से भी गुजरती है, बहामास से भी गुजरती है, सऊदी अरब से भी गुजरती है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से सभी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट भी करें, ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सके। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है। तो समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है तो ऑप्शन ए में ओजोन परत की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी में सूर्य सैनिक निकटता के कारण, ऑप्शन सी में पार्थिवीकरण के कारण, पार्थिवीकरण के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सब समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है, किसके कारण गर्म होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओजोन परत की उपस्थिति के कारण मुख्य रूप से गर्म होता है समताप मंडल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। समताप मंडल मुख्य रूप से गर्म होता है किसके कारण? तो ओजोन परत की उपस्थिति के कारण गर्म होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी पौने हैं। तो पश्चिमी और पूर्वी पौने कौन कौन सी है? तो ऑप्शन ए में है स्थानीय पौने हैं पश्चिमी और पूर्वी पौने, या ऑप्शन बी में मौसमी पौने हैं, या ऑप्शन सी में अस्थायी पौने हैं, या ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह कौन सी पौने हैं? तो अस्थायी पौने हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अस्थायी पौने, पश्चिमी और पूर्वी पौने एक अस्थायी पौने हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अस्थायी पौने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्लाया पाए जा सकते हैं। तो प्लाया कहाँ पाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए में है रेगिस्तान में, ऑप्शन बी में है गहरे समुद्र में, या ऑप्शन डी सी में है जल से भरी नदियों में, या ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्लाया कहाँ पाए जा सकते हैं? तो प्लाया रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेगिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। प्लाया क्या होता है? तो प्लाया जो रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी जम जाता है, तो वहाँ पे पानी जमने के कारण कहीं कहीं पे रेगिस्तान होता है, बालू होता है, और कहीं कहीं पे पानी होता है, उसी को प्लाया कहा जाता है रेगिस्तान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लाया रेगिस्तान में प्रायः पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे पानी होता है और कहीं कहीं पे बालू होता है, तो वो पानी होने के कारण उसे प्लाया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन है कि पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए में है नीदरलैंड में, ऑप्शन बी में इंग्लैंड में, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी में है फ्रांस में। तो पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रांस में स्थापित किया गया था। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र फ्रांस में स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रांस 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में स्थापित किया गया था। पहला ज्वारीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था फ्रांस में 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है। तो मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है तो कोयला से, ऑप्शन बी में यूरेनियम से, ऑप्शन सी में प्लेटिनम से, ऑप्शन डी में थोरियम से। तो मोनाजाइट रेत समृद्ध किस चीज़ से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनाजाइट रेत जो समृद्ध होती है थोरियम से समृद्ध होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोरियम इसका आंसर हो जाएगा। जो मोनाजाइट रेत समृद्ध होती है थोरियम से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, योडो नदी अवस्थित है। योडो नदी कहाँ अवस्थित है? तो योडो नदी कहाँ अवस्थित है? तो योडो नदी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए में होक्काइडो में, या ऑप्शन बी में होन्सो में, या ऑप्शन सी में शिकोकू में, या ऑप्शन डी में ओकिनावा में। तो योडो नदी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होन्सू। होन्सू में योडो नदी अवस्थित है। होन्सू में अवस्थित है। होन्सू में अवस्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, होन्सू। जो योडो नदी कहाँ अवस्थित है? तो होन्सू में अवस्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन की उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है। क्वेश्चन है कि खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए में है विपरीत खनन, ऑप्शन बी में है रैट होल खनन, ऑप्शन सी में है कुपकी खनन, या ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया है, कौन सी खनन प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुपकी खनन कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया कुपकी खनन कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुपकी खनन। खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए वेधन का उपयोग करने वाली खनन प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो कुपकी खनन कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट भी करें और फॉलो भी करें और सपोर्ट भी करें ताकि सेशन आगे भी जारी रहे और टीम मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सके। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू।